नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच के जवानों के साथ किया संवाद। कहा, अग्निपथ हमारे सशस्त्र बलों को और मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होंगे। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की हुई मौत। मृतकों के परिजन नेपाल के लिए हुए रवाना। प्रशासन कर रहा है हर संभव मदद। निर्वाचन आयोग द्वारा आज राजनीतिक दलों के सामने किया गया रिमोट वोटिंग मशीन का प्रदर्शन। घरेलू प्रवासियों के मतदान में भागीदारी को लेकर हुई चर्चा। और अमेठी में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाकर महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना के तहत इन महिलाओं को आर्थिक रूप से दी जा रही है सहायता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अग्निवीरों के पहले बैच के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। इस संवाद के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। सेना में नए जवानों की भर्ती के लिए पिछले साल अग्निपथ स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसके तहत देश में अग्निवीरों के पहले बैच की ट्रेनिंग अलग अलग केंद्रों पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीरों को अग्निपथ योजना का हिस्सा बनने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नीति हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत करने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने में गेम चेंजर साबित होगी। हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने संपर्क रहित युद्ध के नए मोर्चे की चुनौतियों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीकी रूप से उन्नत सैनिक हमारे सशस्त्र बलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अग्निपथ योजना महिलाओं को भी सशक्त बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह तीनों सेनाओं में महिला अग्निवीरों को देखने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बीजेपी के बड़े नेता और भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ ही इस बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े मुद्दों के साथ ही चुनाव वाले राज्यों में अपनाई जाने वाली पार्टी की रणनीति और मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो करेंगे। नेपाल की राजधानी काठमांडू से पर्यटन नगरी पोखरा जा रहे दुर्घटनाग्रस्त यात्री विमान में मरने वालों में से गाजीपुर जिले के भी 4 लोग शामिल थे। गाजीपुर के सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, अभिषेक कुशवाहा और विशाल शर्मा की इस हादसे में दुखद मृत्यु हो गई है। कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के बरेसर थाना क्षेत्र के चक जैनब गांव के निवासी थे सोनू जायसवाल और अनिल राजभर। वहीं बरेसर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अलाव लवपुर गांव के विशाल शर्मा विमान में सवार थे। कासिमाबाद तहसील क्षेत्र के नोनहरा थाना धरवा गांव के निवासी थे अभिषेक कुशवाहा। इन चारों युवकों के परिजन नेपाल के लिए रवाना हो गए। हादसे से युवकों के गांव में शोक का माहौल है और प्रशासन परिजनों को हर संभव मदद दे रहा है। नेपाल में आज 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। बहुत दुखद घटना है जो प्लेन क्रैश हुआ है काठमांडू से पोखरा जाने के समय। उसमें हमारे जनपद के 4 नवयुवक थे। इनका नाम है अभिषेक कुशवाहा, ग्राम धरवा, तहसील कासिमाबाद; सोनू जायसवाल, ग्राम चक जैनब, तहसील कासिमाबाद; विशाल शर्मा, ग्राम अलावलपुर, तहसील कासिमाबाद; और अनिल कुमार राजभर, ग्राम चक जैनब, तहसील कासिमाबाद। ये चारों आपस में दोस्त थे और एक ग्रुप बना करके वहां घूमने गए थे और इस हादसे के शिकार हुए हैं। बहुत दुखद घटना है। इस क्रम में हम लोग इंडियन एम्बेसी काठमांडू से टच में हैं और उन्होंने बताया है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी चल रही थी जो कि अंधकार होने की वजह से रुक गई हैं। कल पुनः रिज्यूम होंगी, उसके बाद बॉडीज रिकवर की जाएंगी। और इन चारों मृतकों के परिवारजनों से हमारा संपर्क हो गया है। एसडीएम तहसीलदार मौके पर हैं और उनसे बात हो गई है और जैसे आगे सूचना मिलेगी वैसे हम कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई विमान दुर्घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए इसमें भारतीय नागरिकों समेत काल कवलित हुए सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में उत्तर प्रदेश के काल कवलित हुए लोगों के पार्थिव शरीर को राज्य में लाने की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को विदेश मंत्रालय से समन्वय करने के लिए निर्देश दिए हैं। हमारे देश के चुनाव प्रणाली में आने वाले दिनों में एक अहम बदलाव देखने को मिल सकता है और ये बदलाव आएगा रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए, जिसका आज निर्वाचन आयोग की तरफ से राजनीतिक दलों के सामने प्रदर्शन किया गया। रिमोट ईवीएम के प्रदर्शन के दौरान निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के सदस्य भी मौजूद रहे। रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल कर घरेलू प्रवासियों की मतदाता भागीदारी की सुधार पर चर्चा की गई। दरअसल रिमोट वोटिंग मशीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मॉडिफाइड वर्जन है। इसका इस्तेमाल कर उन मतदाताओं को सहूलियत दी जाएगी जो अपने राज्यों में होने वाले चुनाव के दौरान अपने घर से दूर रहते हैं। इस वोटिंग के लिए उन्हें अपने गृह जिले जाने की जरूरत पड़ती है। अगर इसे लागू किया जाता है तो जो घरेलू प्रवासी हैं उनके मत अधिकार के प्रयोग के लिए उन्हें जिले की यात्रा करने की जरूरत नहीं होगी। साथ ही आरवीएम को मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आधारित एक मजबूत, त्रुटिहीन और प्रभावी स्टैंड के रूप में आरवीएम को विकसित किया जाएगा। और अब बात गंगा विलास क्रूज की। बनारस से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर निकला गंगा विलास क्रूज बिहार के बक्सर पहुंच गया है। गंगा विलास पर यात्रा कर रहे पर्यटक बक्सर के घाटों के दर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने बक्सर के राम रेखा घाट के दर्शन किए। उसके बाद यात्रियों ने सीताराम उपाध्याय संग्रहालय का भी दौरा किया। एमवी गंगा विलास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास में यात्रा करने वाले पर्यटक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक पर्यटक ने अपने अनुभव साझा करके भारतीय खानों और व्यंजनों की तारीफ की है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई है कि क्रूज में मांस, मछलियां, शराब आदि नहीं परोसे जाते हैं। Ahead of the cruise that we will not be served any fish, meat or alcoholic beverages, and that's totally fine because that's the experience we have been looking for. In the Indian cuisine, you do not really need any fish or meat. Vegetarian dishes are perfectly fine because you have the best ingredients in the world, spices that you combine into beautiful dishes such as poha, dal, for example, or your curries. So it has been an amazing experience and we are looking forward to get more of these beautiful dishes for following few weeks. Also, you have the best fruits in the world, so we get very fresh and nice fruit juices, coffee and your very world famous tea such as chai masala. अगली खबर वाराणसी से है, जहां गंगा पार रेत पर बसा तंबू का श्वेत टेंट हाउस गुलजार हो गया। आज सुबह से ही पर्यटकों का आने जाने का सिलसिला यहां दिखाई दे रहा है। टेंट सिटी में पर्यटकों के लिए खास इंतजाम है। ये टेंट सिटी काशी के घाटों के सामने रेत पर बना एक शानदार शहर है जिसमें सारी सुविधाएं दी गई हैं। इस टेंट सिटी से नए भव्य काशी, विश्वनाथ धाम और गंगा के घाटों के दिव्य दर्शन होते हैं। साथ ही गोवा समुद्र किनारे स्थित रिजॉर्ट जैसा आनंद भी आता है। यहां पर्यटकों को काशी की धार्मिक सांस्कृतिक झलक भी देखने को मिलेगी। और समाचारों में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पर्यावरण के प्रति इंसान की बेरुखी जीवन पर भारी पड़ती जा रही। अंधाधुंध विकास में कैसे हो संतुलन, आम इंसान की पर्यावरण के प्रति क्या है जिम्मेदारी, इन सभी के लिए देखिए आज शाम 6:30 बजे चर्चा कार्यक्रम में सिर्फ दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर। आकांक्षी जिलों की बजट यात्रा का पहला पड़ाव है हमारा सोनभद्र जिला।
बजट बढ़ता है, नई नई योजनाएं आती हैं जनपद के अकॉर्डिंग, तो निश्चित रूप से उस पर काम हुआ। आकांक्षी जनपद के कारण मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, ये हमारे बच्चों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आम बजट पेश होने में अब चंद ही दिन बाकी है। हर सेक्टर सरकार से उम्मीदें लेकर बैठा है। खासतौर पर जो मिडिल क्लास है उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो मिडिल क्लास के लोगों की दिक्कतों को समझती हैं। उन्होंने कहा सरकार ने मध्यम वर्ग पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद मिडिल क्लास, सो आई नो कोई नया टैक्स मिडिल क्लास के ऊपर नहीं है। अब तक 5 लाख तक का टोटली टैक्स नहीं है सैलरी। कितने शहर पे मेट्रो ले आए? 27। क्या वो मिडिल क्लास के लिए उपयोग नहीं है मेट्रो? मिडिल क्लास ज्यादातर गांव से शिफ्ट होकर के आज शहरों में उनके बिजनेस के लिए या उनके कारोबार के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं। 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा दे दिए। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 2020 में जब कोविड से त्राहिमाम मचा था, उस दौरान कोविड वैक्सीन को लेकर भी भारत में जोरों से काम चल रहा था। सरकार की ओर से लगातार वैक्सीन निर्माण के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराई गई थीं। इसका नतीजा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेजी के साथ काम किया और वक्त पर कोविड वैक्सीन तैयार की। 16 जनवरी 2021 को देश में वैक्सीन ड्राइव शुरू हुआ और आज इसके 2 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वैक्सीन ड्राइव के 2 साल पूरे हो रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान ने टीम इंडिया के सामर्थ्य को प्रदर्शित किया है। भारत ने केवल 2 वर्षों में कोविड-19 वैक्सीन के 220.16 करोड़ से अधिक डोज लगाकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। फतेहगढ़ स्थित राजपूत एम करियप्पा की कांसे की एक मूर्ति स्थापित की। इसी मार्ग से चलकर रेजिमेंट कमांडेंट ब्रिगेडियर एचएस संधू ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाया और सलामी दी। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना का कार्यभार भारत के तत्कालीन फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने अंग्रेज सेना से ग्रहण किया था और तभी से इस दिन को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाती आ रही है। स्वामी विवेकानंद के सपनों के भारत का निर्माण करना है। इस यात्रा के माध्यम से प्रत्येक युवा को वीर, साहसी और कर्मयोगी बनाने का संदेश देना, अपने लक्ष्य को समझना, जीवन में समय और प्राण ऊर्जा के समन्वय को संगठित करना, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण विवेकानंद केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। योग इसका प्राण स्वर है। विवेकानंद केंद्र के प्रत्येक कार्यकर्ता विवेकानंदमय होने का संकल्प लेते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वामी विवेकानंद के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विवेकानंद संदेश यात्रा गोरखपुर पहुंची। इस अवसर पर युवाओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये संदेश यात्रा प्रदेश के 21 जिलों से गुजरेगी। ये यात्रा जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को लखनऊ में संपन्न होगी। इस अवसर पर यात्रा के सह संयोजक पवित्रा नारायण शुक्ला ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य समाज में स्वामी विवेकानंद के विचारों को जनमानस तक पहुंचाना है। महिलाओं को आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को फायदा हो रहा है। जनपद अमेठी में महिलाएं गाय के गोबर से पेंट, पुट्टी, डिस्टेम्पर, प्राइमर तैयार कर रही हैं। अमेठी के भावापुर गांव में महिलाओं को घर के काम के बाद जो समय मिलता है उसमें ये गाय के गोबर से पेंट बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं।
गांव की महिलाओं को रोजगार मिलना बड़ा कठिन होता है और खासकर जो घर की महिलाएं होती हैं, उनके पास बच्चे होते हैं तो वो अपना घर छोड़ के बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो उनके लिए गांव में ही रोजगार मिल गया है तो इससे बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। काम मिल गया है, हमारी आर्थिक स्थिति भी सही हो रही है, पैसा भी कमा लेते हैं, अपने बाल बच्चों को भी देख लेते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, इको फ्रेंडली है, नेचुरल थर्मल इंसुलेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स है, नॉन टॉक्सिक है, आउटडोर लेस है। इसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं है, ना ही ये किसी प्रकार की कोई त्वचा को हानिकारक करता है, ना ही ये पेंट करने वाले को, ना ही पेंट कराने वाले को। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं, ये 100% नेचुरल पेंट है और इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक केमिकल नहीं है। जनपद फतेहपुर के ललौली थाना क्षेत्र के सिंधाव गांव के पास बांदा टांडा हाईवे पर रविवार देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। जाफरगंज क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि बांदा टांडा हाईवे पर बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया और एक का इलाज चल रहा है। घटनास्थल से बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया गया और चालक की तलाश की जा रही है। मृतकों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के बाद नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक्सीडेंटल में जिसमें से 3 लोग मृतक हैं और एक गंभीर उसकी चोटें लगी हैं, जिसका उपचार किया जा रहा है। बांदा सागर रोड पर सीधा गांव के समीप मोटरसाइकिल और बोलेरो के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तत्काल थाना ललौली की फोर्स मौके पहुंचकर तत्काल सभी घायल, लगभग 4 घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया, जिसमें इलाज के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई, एक का इलाज चल रहा है। मौके पर बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है और चालक की तलाश की जा रही है। कानपुर नगर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी ने खंड स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी अरुण पाठक और शिक्षक स्नातक एमएलसी प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया के साथ केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव संचालन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव 30 जनवरी को होना है। बीजेपी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें 2 सीट कानपुर उन्नाव और प्रयागराज झांसी शिक्षक की है। वहीं 3 सीट गोरखपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली और कानपुर उन्नाव स्नातक एमएलसी की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाता बनवाने का कार्य किया है। हम लोग पूरी तैयारी से वोट डलवाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार सरकार कार्य कर रही है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर बीजेपी बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी। एक शिक्षक समाज को एक करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करवाना और वो उनके वोट से उनको ताकत देना, ताकि उनकी मांगे, उनकी बातें वो मनवाई जा सकें। और सरकार हमारी वैसे भी संवेदनशील है शिक्षकों के मुद्दे पे। पढ़ा लिखा समाज बहुत बहुसंख्यक संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। हर वर्ग की चिंता करना पार्टी का व्यवहार में वैसे भी आता ही है। पहली बार इस सीट पर चुनाव हो रहा है, मुझे विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव 30 जनवरी को होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं और हम प्रत्याशी घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 2 सीटें शिक्षक की हैं, कानपुर उन्नाव और प्रयागराज झांसी, और 3 सीटें स्नातक की हैं, गोरखपुर, अयोध्या, मुरादाबाद, बरेली और कानपुर उन्नाव। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 6-7 महीने में बहुत मेहनत की है, क्योंकि इन चुनावों में हमेशा हर वर्ष चुनाव से पहले नए मतदाता बनाए जाते हैं, नई मतदाता सूची बनती है। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाता बनवाने का काम किया है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ वोट डलवाने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत और हमने काम किया हमारी सरकारों ने, उसके आधार पर भाजपा बड़े अंतर से चुनाव। और अब बात पतंग महोत्सव की। आगरा में मकर संक्रांति पर्व पर एतमाउद्दौला स्मारक के पार्श्व में यमुना रिवर व्यू पॉइंट पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया।
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल द्वारा पतंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। पतंग महोत्सव में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं और शहरवासियों द्वारा भाग लेकर आकाश में जमकर पतंगें उड़ाई गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री द्वारा भी पतंग उड़ाकर और चरखी चलाकर पेच लड़ाए गए। बाद में उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पतंग केवल एक खेल ही नहीं बल्कि एक संदेश भी है। उन्होंने कहा कि संक्रांति पर्व पर पतंग प्रतियोगिता के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण स्वच्छता, वृक्षारोपण के बारे में आकाश में पतंग उड़ाकर संदेश दिया गया है। जुगल श्रुति जी उनकी टीम के द्वारा आज यमुना के इस किनारे पर मकर संक्रांति और लोहड़ी के शुभ अवसर पर पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और पतंग केवल एक खेल नहीं है, ये एक संदेश है जिसके द्वारा उन्होंने वृक्षारोपण के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, पर्यावरण बचाओ के बारे में, ग्रीन गैसेस के बारे में, ओजोन लेयर के बारे में, गिरते हुए भूजल स्तर के बारे में एक संदेश देने का काम किया है। मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसा करके हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म और खासतौर से साहित्यिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक परंपराएं और रीति रिवाजों का पालन करना चाह रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें जानी चाहिए। आज पूरे देश में अलग अलग नाम से, कहीं लोहड़ी है तो कहीं मकर संक्रांति है, कहीं ओणम है तो कहीं पोंगल है, लेकिन पूरा देश किसी न किसी रूप में आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को संवर्धन करने का काम कर। वाराणसी में कमिश्नर कौशल राज शर्मा ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के तत्वाधान में महाराष्ट्र भ्रमण जा रही वैन को रविवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें पूर्वांचल के 20 FPO शामिल हैं, जिनमें 11 FPO बनारस मंडल के हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत एपीडा द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इस प्रकार के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि किसानों और किसान संघों को कृषि उत्पाद निर्यात से जुड़ी जानकारियां हासिल हो सकें। 15 से 21 जनवरी तक आयोजित ये यात्रा किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। किसान नासिक, मुंबई, इन सभी जगहों से निर्यात के क्रियाकलापों को बारीकी से सीखेंगे तथा वापस आकर गांव-गांव में किसानों को जानकारी देंगे। एपीडा जो हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन संस्था है भारत सरकार की, एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट का प्रमोशन करवाती है, उसी के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश के FPO जो है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं हमारे, उन फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स के जो लोग हैं उनको एक्सपोजर विजिट पे भेज रहे हैं। वो लोग नासिक जाएंगे, वाशी में जाएंगे और मुंबई के पास जहां से एक्चुअल एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का होता है वहां पे जाएंगे। तो वहां के FPO कैसे काम कर रहे हैं वो नासिक में देखने को मिलेगा। साथ ही उनकी वास्तविक में वस्तुएं भेजी हुई कैसे एक्सपोर्ट होती हैं उसका सारा प्रोसेस देखने को मिलेगा, उसका सारा एक्सपोजर मिलेगा। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रेजिंग के लिए इन सब का एक्सपोजर विजिट हम लोग करवा रहे हैं। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़ मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर 7 समुंदर पार से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर रंग बिरंगे पक्षी ब्रजघाट पर पहुंच अटखेलियां कर रहे हैं। तीर्थ नगरी में आए हजारों विदेशी रंग बिरंगे पक्षियों के कौतूहल से गंगा का नजारा अपनी ओर श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। जानकारी के अनुसार साइबेरियन पक्षी हर साल ठंड के मौसम में 3 से 4 माह ब्रजघाट गंगा में प्रवास करते हैं। गंगा का स्वच्छ जल तथा कड़ाके की ठंड विदेशी पक्षियों को खूब भाती है। गंगा का जल घट रहा है, वहीं अब गंगा का तेज स्वच्छ धारा साइबेरियन पक्षियों को मेहमान नवाजी के लिए आकर्षित कर रही है। मैं गंगा स्नान करने के लिए आया हूँ और देखा गया कि यहाँ पर साइबेरियन पक्षी जो आते हैं उनका देखने का एक अलग ही नज़ारा होता है, बहुत ही मनमोहक नज़ारा होता है। ये साइबेरियन पक्षी जो आते हैं ये विदेशों से आते हैं और सर्दी के समय में भी आते हैं। आज जैसे कि मकर संक्रांति भी है तो लोग यहाँ पर आए हैं और स्नान भी कर रहे हैं और पक्षियों को भी देख रहे हैं, तो कितना मनमोहक नज़ारा देखने को मिलता है। लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, काफ़ी दूर दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। साइबेरिया पक्षी सर्दियों के समय से बहुत दूर से आते हैं, जो कि सर्दियों के समय में ही आते हैं। इन्हें देखने के लिए बाहर से काफ़ी लोग आते हैं, देश विदेश से अपने विदेशी फॉरेनर भी आते हैं। और ये जो गंगा में अपने रहते हैं ठंड के समय में ही, और यहाँ पर आकर उनको नज़ारा देखते हैं। जब ये उड़ते हैं तो उनका एक अलग ही नज़ारा होता है, सुंदर ही, बहुत सुंदर था, जो कि अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र बनाता है।
कानपुर के बाद कौशाम्बी जिले में भी एक हिमालयन गिद्ध मिला है। जिले के पारा हसनपुर गांव में मिला ये गिद्ध साइज में काफी बड़ा है, लेकिन जानकारों के अनुसार इस गिद्ध की उम्र अभी कम है। लोगों ने वन विभाग को गिद्ध को सौंप दिया है। हिमालय की 13,000 फीट ऊंचाई पर यह पाया जाता है। अब ये गिद्ध लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इस गिद्ध के पंख बेहद बड़े हैं और क्षेत्र में इतने बड़े गिद्ध के मिलने से लोगों में कौतूहल है। सरकार इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ये गिद्ध बीमार होने के कारण नीचे उतर आया था। पक्षी है, बहुत बड़ा पक्षी है। ये उड़ते उड़ते आया है, उसके बाद ठंडी में गिर गया है खेत में। उसमें पानी भी था, उसमें से उड़ने नहीं पा रहा था। बहुत चिड़िया लोग आ गए, कौवा लोग आ गए थे, इसको तोड़ रहे थे और कुत्ते लोग भी आ गए थे, तोड़ने के लिए कोशिश किए। तो फिर हम देखा तो हमारी नजर पड़ी, तो जाके इसको बचा लिए। फिर उठा के लाए घर पे, इसको आगे होगी तपाए तो थोड़ा होश में आया। उसके बाद में इसको रात भर कंबल में ओढ़ा के रखे थे। और अब बात मौसम की। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा। बर्फीली ठंडी हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में फिर से ठंड बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में आज से 3 दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना जताई है। वहीं सफदरजंग में आज न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पालन में आज न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही सफदरजंग और पालन में जो विशिका है वो भी कम दर्ज की गई है। और समाचारों के अंत में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों के पहले बैच के जवानों के साथ किया संवाद। कहा, अग्निपथ हमारे सशस्त्र बलों को और मजबूत करने में गेम चेंजर साबित होंगे। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में गाजीपुर के 4 युवकों की हुई मौत। मृतकों के परिजन नेपाल के लिए हुए रवाना। प्रशासन कर रहा है हर संभव मदद। निर्वाचन आयोग द्वारा आज राजनीतिक दलों के सामने किया गया रिमोट वोटिंग मशीन का प्रदर्शन। घरेलू प्रवासियों के मतदान में भागीदारी को लेकर हुई चर्चा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।